आज किसान के पास ऑप्शन है सरकारी रेट जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको देने का। उस अगर कोई किसान ज़्यादा रेट पे चीज़ नहीं बेचना चाहता तो वो एमएसपी पे अपना बेच ले। उसे डर लगता है कि मैं माल बाहर लेके जाऊंगा कम रेट पे बिकेगा, वो मंडी में अपना रेट पे सरकारी रेट पे बेच लेगा। लेकिन मेरे पास ऑप्शन दो होगी। पहले दरवाज़ा एक था, मेरे पास दो दरवाजे हैं। मुझे एमएसपी से ज़्यादा रेट मिलता है तो मैं बाहर बेच लूँगा, मुझे एमएसपी पे बेचना है जैसे आज बेच रहा हूँ तो मैं मंडी में बेच लूँगा। जोगेंद्र कथुरिया बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम आज पहुंची है गोहाना में। गोहाना का राजघराना बीजेपी का आज राजघराना बन चुका है। यहाँ पर बीजेपी के सभी नेता प्रतिदिन पहुंच रहे हैं और हमारे साथ अभी भारत की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य, बहुत बड़े भारी मार्जिन से करनाल से लोकसभा का चुनाव जीते संजय भाटिया जी हैं, जो पिछले काफ़ी दिनों से उम्मीदवार तो अब आने वाला है, उससे पहले इतनी मेहनत कर दी है कि बीजेपी जो चुनाव में पहले कहीं नहीं दिखाई दे रही थी आज मुकाबले में दिखाई दे रही है। इसी को लेकर हम बात करते हैं। आइए, हमारे साथ हैं करनाल से सांसद संजय भाटिया जी। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। बेबाक तीखे बोल चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद धन्यवाद। सर, हम देख रहे हैं पिछले 3 से 4 महीने से आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव को लेकर। आपको क्या लगता है आज भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का जो गठबंधन है इस उपचुनाव में कहाँ ठहरता है? देखिए, पहले तो मैं बता दूं, मैं ही मेहनत नहीं करा, मेरे जैसे बहुत कार्यकर्ता हैं जो दिन रात काम करे। और जैसा आपने कहा कि बड़ौदा में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिलता दिख रहा है, उसका श्रेय मैं केवल और केवल बड़ौदा की जो सीधे साधे साफ बात कहने वाले, खरी खरी बात कहने वाले जो मेरे भाई बहन हैं, ये श्रेय मैं उनको देना चाहता हूँ कि उन्होंने पहले हमारे को समझा, देखा, कार्यशैली को परखा। आज उनका विश्वास बन गया कि बड़ौदा का अगर भला हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर, गठबंधन के साथ जाकर सरकार में साझा लेने से हो सकता है। इसलिए सब बड़ौदा के लोग इस समय भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का, कमल के निशान पे वोट देने का मन बना चुके हैं। आप देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य हैं, करनाल से सांसद हैं, आपको एक स्पष्टीकरण देना बनता है इस मुद्दे को लेकर। शायद मेरे किसी भाई ने पहले भी सवाल रखा हो। सरकार इन अध्यादेशों में एक बात लेकर आई है, जो भंडारण की अक्षमता होती थी उस पर बैन होता था, अब उस पर छूट दे दी है। क्या आपको नहीं लगता कि इससे कालाबाजारी बढ़ेगी और महंगाई भी बढ़ सकती है? देखिए, सबसे पहली बात, भंडारण अधिक से अधिक हो और इससे काला बाजारी बढ़ेगी नहीं, कम होगी। मैं एक किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। मेरे पिता आज 86 साल की उम्र में भी खुद खेती करते हैं और प्रोग्रेसिव फार्मिंग करते हैं, सब्जी बोते हैं, 3-3 फसल उठाते हैं, काम करते हैं। लेकिन हमारे सामने प्रॉब्लम ये आती है कि जब सब्जी की उपज पीक पे होती है किसी भी सब्जी की, तो मंडी में उसका दाम नहीं मिलता। अगर मुझे भंडारण की सुविधा मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि 10 दिन बाद जब खेत में फसल कम हो जाती है और मंडी में उसकी कीमत अच्छी मिलने लग जाती है, अगर मैं उसको कोल्ड स्टोरेज में या इस तरह की फैसिलिटीज़ ट्रांसपोर्टेशन की मेरे को मिल जाए कि मैं पानीपत की सब्जी महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में कहीं पहुंचा सकूं, तो मेरे को कई गुना दाम मिलेगा। तो ये कानून अच्छे से किसानों के हित में है। इतने भले का कानून किसानों का ना कभी आज तक बना, ना किसी ने। जो खाली किसान पुत्र और धरती पुत्र होने की बात करते हैं, उन्होंने किसानों के शोषण के अलावा कुछ नहीं किया। आज जो किसानों के भले की बात आज लागू की है मोदी जी ने, वो वायदा तो करते थे 10-10 साल पहले, 15-15 साल पहले अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस लिखती थी कि हम बिचौलियों को ख़त्म करेंगे, हम ये करेंगे, हम किसान को मजबूत करेंगे। आज जब मोदी जी ने किसान को मजबूत कर दिया, उसी कानून में इनको खोट नज़र आने लग गया। ये उनका ड्यूअल पॉलिसी है। सर, एक बात देखो, जैसे कई बार चीनी स्टॉक हो जाती है, चीनी के दाम आसमान छू जाते हैं। हर साल प्याज स्टॉक होता है, इस साल जैसे आलू के दाम भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने वेयर हाउस बनाएंगी, उनको स्टॉक करेंगी, जब बाज़ार में शॉर्टेज हो जाएगी तब उसे बेचेंगी और उन्हें
कई गुना मुनाफा मिलेगा और किसान को उन्हीं दामों पे जो उसको औने पौने दाम मिलते हैं वही मिलेंगे। सर उन्हीं दामों पे नहीं, जो अब डाइवर्सिटी होने वाली है फसल की, आज उस जो स्टोरेज बनने वाला है, मैं किसान के नाते मुझे लगता है कि आज मैं मंडी में गिरूंगा, आज सस्ता बिक रहा है, फ़ोन पे पता करूंगा कि आज घिया बिल्कुल ज़्यादा आ गया मंडी के अंदर माल, और ये कल अगर बेचेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। खेत में अगर फसल तोड़ ली तो उसको मैं आज जाके स्टोर करके अगले दिन बेचूंगा तो किसान को उसका फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। ये एक बिल्कुल खुला बाजार है कि किसान अपनी फसल को सही दाम पे, अपनी मर्जी के दाम पर, अब क्योंकि वो डिपेंडेंट है, जो सामने वाला तय करता है फसल का दाम, अब किसान अपनी मर्जी से, पहले किसान बाध्य था कि मंडी के अंदर ही माल ले जाके बेचेगा, आज किसान के पास ओपन चॉइस है, मंडी के बाहर भी सीधा माल बेच सकता है। सर, ना तो मैं पक्ष की बात करता ना मैं विपक्ष की बात करता, एक निष्पक्ष बात करता हूँ। सरकार को मंडी के बाहर भी एमएसपी देने पे हर्ज क्या है? बाहर अगर परचेजर सरकार नहीं है, मान लीजिए सरकार नहीं है और सरकार अगर एक चीज़ का दाम ज़्यादा दे रही है, आपको कैसे मजबूर हम कर सकते हैं? आप परचेजर हैं कि आप भी सरकार के दाम पर चीज लो। सरकार ने एक ऑप्शन तो अपनी, जो आज किसान के पास ऑप्शन है, सरकारी रेट जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको देने का, उस अगर कोई किसान ज़्यादा रेट पे चीज़ नहीं बेचना चाहता तो वो एमएसपी पे अपना बेच ले, उसे डर लगता है कि मैं माल बाहर लेके जाऊंगा कम रेट पे बिकेगा, वो मंडी में अपना रेट पे, सरकारी रेट पे बेच लेगा। लेकिन मेरे पास ऑप्शन दो होगी, पहले दरवाज़ा एक था, मेरे पास दो दरवाजे हैं, मुझे एमएसपी से ज़्यादा रेट मिलता है तो मैं बाहर बेच लूँगा, मुझे एमएसपी पे बेचना है जैसे आज बेच रहा हूँ तो मैं मंडी में बेच लूँगा। सर, मेरे चैनल का नाम है बेबाक तीखे बोल। एक तीखा सवाल, आपने अभी तक वैसे कोई तीखा सवाल करा नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो, मेरी तरफ से छूट है। चलो, इस साल सरकार ने एक घोषणा की थी कि अगर आप मई में बेचेंगे तो आपको इतना बोनस मिलेगा, जून में बेचेंगे तो इतना बोनस मिलेगा, जुलाई में बेचेंगे तो इतना बोनस मिलेगा। उसके जैसे ही मंडी में खरीद बंद हुई तो गेहूं का जो भाव है बिल्कुल जो एमएसपी था उससे भी काफ़ी नीचे आ गया। तो सरकार ने अपना ये वादा पूरा क्यों नहीं किया जिससे किसानों में रोष जगा? सर, एक इस बात की चर्चा चली थी, एक सुझाव चला था, ये सुझाव मांगे भी गए थे। आप जिस बात की कर रहे हैं इसका कोई फैसला कुछ इस तरह का नहीं हुआ था जो सिरे चढ़ा, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल था, एकदम से फ्लडेड ना हो जाए मंडियाँ, उसको रोक के अगर वो 15 दिन, एक महीना जिनके पास, किसान के पास रोकने की जगह रोक लो, एक महीने के बाद जितना रोकने का, आज पेमेंट मिली, एक महीने बाद जो पेमेंट मिलनी थी 1%, 1.5% जो भी सरकारी रेट होता है उतना उसको फसल में रेट में मुनाफा दे के करना है। लेकिन कोरोना संक्रमण काल में ये एक इतिहास बन गया हिंदुस्तान के रिकॉर्ड में, हरियाणा सरकार ने इतनी बढ़िया व्यवस्था की। जो विपक्ष ये बोलता था कि अब पता लगेगा सरकार को कि कोरोना के टाइम में किसान की फसल खरीद के दिखाएं, पीक कोरोना के समय में फसल खरीदी सरकार ने और बिल्कुल सुचारू रूप से मंडियां चली, इसलिए ना तो वो किसान को फसल रोकने की जरूरत पड़ी, जितनी हमारी फसल हरियाणा की थी उतनी 100% सारी की सारी फसल खरीदी गई। ये तो लोगों ने, जो किसानों से जिन्होंने 10 रुपये कम में, 100 रुपये कम में, 200 रुपये कम में यूपी की मंडियों से, मध्य प्रदेश की मंडियों में फसल उठा के अपने पास उस लोभ के लालच में रख ली थी, ये तकलीफ उन लोगों की हो सकती है जो आप बता रहे हैं। किसान का कोई भी दाना नहीं बचा। सर, मैंने आपसे जिस दिन ओम प्रकाश धनखड़ जी की ताजपोशी थी रोहतक में एक सवाल पूछा था, आपने कहा था कि किसानों की जो पेमेंट है गेहूं की वो बिल्कुल 3 से 7 दिन के अंदर हो गई। बल्कि जब हम बड़ौदा क्षेत्र में घूम रहे थे तो किसान कहते थे हमारी तो आज तक पेमेंट नहीं हुई। इस बात पर आपका क्या स्पष्टीकरण? देखिए, पेमेंट के मामले में जितनी पारदर्शिता और ऐतिहासिक फैसला ये सरकार करने जा रही है, कोई सपने में कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज से पहले किसान के सीधे खाते में पैसा देने का साहस किसी का नहीं था। ये पहली बार हरियाणा सरकार ने फैसला किया जो किसान अपने खाते में, क्योंकि फसल किसान की, फिर पेमेंट का हक उसी का बनता है। पेमेंट मैं आपको क्यों दूं, मैं सीधा किसान को फसल पेमेंट देना चाहता हूं। लेकिन कुछ समय के लिए जो पेमेंट अपने खाते में चाहते थे वो हमेशा यही बोलते थे किसान हमारे से पैसे ले चुका है, आप हमारे खाते में दो, हम उसके काट के देंगे। पिछली बार सरकार ने पैसे उनके खाते में देके काट के किसान की एनओसी लेके उनको पेमेंट दे दी। लेकिन इस बार सीधा सीधा किसान से पूछा कि आप
फसल की पेमेंट अपने खाते में सीधा चाहते हो तो सब किसानों में से लगभग 2/3 किसानों ने कहा कि आप पैसा सीधा हमारे खाते में दो, और सरकार ये लागू करने जा रही है। ऐतिहासिक फैसला है। हमें विद इन पार्टी, अपनी पार्टी में भी आलोचना करनी पड़ती है कि आप सारे सुधार एकदम से करते जा रहे हो और सब नाराज होते जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि समाज के भले के लिए अगर राजनीतिक रूप से कोई नुकसान भी उठाना पड़े, व्यक्तिगत रूप से भी कोई नुकसान उठाना पड़े, लेकिन ये परिवर्तन करना ही होगा, किसान को सक्षम बनाना ही होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान की आय को दुगना करने का जो विश्वास दिया है, उस विश्वास को पूरा करने के रास्ते पर ये सब कुछ चल रहा है। सर, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यूपी में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाथरस कांड जो मनीषा वाल्मीकि केस हुआ, उसको सरकार ने इतना क्यों बढ़ने दिया, उसे तुरंत सोल्व क्यों नहीं हुआ? जब पूरे भारत में सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, हर जगह ये मुद्दा सुलझ गया, तब सरकार जागी। इस मुद्दे को इतना बड़ा क्यों बनने दिया गया? देखिए, अब आपने वो प्रश्न किया है, हालांकि आप मीडिया से जुड़े हो, अपडेट हो गए। इस चीज़ के लिए जिस विपक्ष ने और जो माफिया था, नेक्सलाइट्स थे, जिन्होंने ये कॉन्स्पिरेंसी की, मतलब आपको अपने तीखे बोल, ये तीखे सवाल उनके लिए रखने चाहिए। आप देखिए कि हिंदुस्तान की सबसे लोकप्रिय राज्य सरकार, योगी सरकार को भी डिसेबल करने के लिए, भाई ये स्टेबल ना रहे, उसको किस तरह की कॉन्स्पिरेंसी करी और विपक्ष किस तरह से, और जैसे तिनका लग के राहुल जी गिरे पड़े थे, भाई मेरे को मार दिया, मेरे को तोड़ दिया, मेरे को लटन, मतलब आप ये देखिए किस तरह की घटिया राजनीति इस मामले के अंदर हुई है, किस तरह समाजों के अंदर विद्वेष फैलाने की, जिस तरह से एक तरह से भाई भाई से झगड़ा कर ले, किस तरह का बड़ा षड्यंत्र था। उस षड्यंत्र का पर्दाफाश जिस तरह से योगी सरकार ने किया है, मैं समझता हूँ आज पूरे देश का मीडिया उन सबको कटघरे में खड़ रहा है जिन्होंने हाथरस पर राजनीति की। चलो, हमने काफ़ी तीखे खट्टे मीठे सवाल किए करनाल के सांसद संजय भाटिया जी से। मैं बेबाक तीखे बोल चैनल के लिए जोगेंद्र कथुरिया। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।